दोनों जहां में मुझको झुकाया नहीं गया, सर से मेरे बुजुर्गों का साया नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, नेहरू जी के बाद अगर नरेंद्र मोदी किसी से सबसे ज्यादा डरते हैं तो वो हैं राहुल गांधी। और मोदी का यह डर उन पर इस कदर हावी हो चुका है कि पूरी सरकार, पूरा तंत्र, पूरी सत्ता हाथ में होने के बावजूद मोदी राहुल के सामने आने से बचते हैं। साफ नजर आता है कि मोदी चारों तरफ से फंसे हुए हैं, या राहुल गांधी के ही शब्दों में कहूं तो पूरी तरह आत्मसमर्पण कर चुके हैं, सरेंडर्ड हैं। शनिवार को ही राहुल गांधी ने पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, उनका विश्वासघात अब सबके सामने आ चुका है, वो अब समझौता नहीं कर सकते, वो फिर से आत्मसमर्पण करेंगे। अब देश का नेता प्रतिपक्ष कहेगा, यानी नेता प्रतिपक्ष कहेगा कि प्रधानमंत्री का विश्वासघात सामने आ चुका है, तो फिर डर तो लगेगा ही और गला भी सूखेगा ही, क्योंकि इस विश्वासघात को छिपाने के लिए ही तो 2014 से 2026 तक कई तरह के तामझाम मोदी ने किए। कभी नोटबंदी की, कभी आधी रात को संसद सजाकर जीएसटी लागू की, कभी ताली और थाली बजवाई, तो कभी खुद ही डमरू बजाने लगे और कोई कसर बाकी न रहे। इसीलिए अब एआई इंपैक्ट समिट भी कर लिया ताकि इन सब में उलझी हुई जनता वादों की बात न पूछ पाए। हर साल 2 करोड़ रोजगार और काले धन पर लगाम के बाद सबके खाते में 15-15 लाख, चीन को लाल आंखें दिखाना, भारत को विश्वगुरु बनाना, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करना, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करना और रुपए की कीमत को बढ़ाना। मोदी के ऐसे न जाने कितने वादे अटके, लटके और भटके रह गए। जनता को ठेंगा दिखाकर अमेरिका से ट्रेड डील मोदी ने कर ली, जिसमें उसके लिए 0% टैरिफ का उपहार दिया गया और $500 बिलियन की खरीदी का रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया। अमेरिका ने खुश होकर कहा कि हमारे किसानों को अब खूब फायदा होगा, लेकिन भारत के गरीब किसानों के लिए जब राहुल गांधी ने आवाज उठानी चाहिए तो उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया। मोदी जानते हैं कि राहुल गांधी की लिखी बातें, कही बातें अगर रिकॉर्ड में आ गईं तो उनका बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए राहुल गांधी के सामने मोदी थर थर मोदी बन जाते हैं। अभी इतना बड़ा एआई इंपैक्ट समिट आयोजित हुआ, लेकिन उसमें भी मोदी का कमजोर आत्मविश्वास झलकता रहा। 6 घंटे आयोजन स्थल खाली करवाकर, रील बनवा कर ही बस मोदी अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, क्योंकि तब पीछे और आगे जी हुजूरी करने वाले लोग होते हैं। लेकिन अगर मोदी को अकेले वैश्विक नेताओं के बीच देखें तो उनकी हालत देखने लायक होती है। तब अपनी कमजोरी, थरथराहट और लड़खड़ाए आत्मविश्वास को संभालने के लिए मोदी कभी बेमतलब ठहाके लगाते हैं तो कभी हाथ पकड़कर ऊपर करने जैसे चौंसले करने लगते हैं। लेकिन इन सब में भी देश ही शर्मिंदा होता है कि आखिर किस किस्म का प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं। दरअसल एआई इंपैक्ट समिट से मोदी को उम्मीद रही होगी कि एप्स्टीन फाइल्स, हरदीप पुरी और अमेरिका से ट्रेड डील की बात दब जाएगी, लेकिन यहां भी पहले गलगोटी यूनिवर्सिटी के रोबो डॉग का झूठ दुनिया के सामने आ गया। उसके बाद यूथ कांग्रेस के नेताओं का शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन और पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के उद्घोष ने फिर मोदी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद राहुल गांधी पर मोदी का बचाव दल नए सिरे से आक्रमण करने लग गया। हालांकि इसमें मोदी को कोई राहत मिलेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मोदी को राहत तभी मिलेगी जब उनकी चुप्पी टूटेगी कि आखिर किन वजहों से उन्होंने ट्रंप के साथ देश को नुकसान पहुंचाने वाली डील की। क्यों हरदीप पुरी से इस्तीफा मांगने में मोदी झिझक रहे हैं, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी अब राहुल गांधी के सामने पूरी तरह कमजोर पड़ चुके हैं, पस्त पड़ चुके हैं, और यह भी समझेंगे कि आखिर किस डर को छिपाने के लिए बीजेपी नेता राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं और घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका से सौदेबाजी में देश को फंसाने वाले मोदी की पोल कांग्रेस ने कैसे खोली है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने का फैसला रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि विभिन्न देशों पर भारी टैरिफ लागू करने का फैसला असंवैधानिक है और टैरिफ लगाने की यह शक्ति सिर्फ अमेरिकी संसद के पास है। अदालत से मिले इस झटके के बाद भी ट्रंप ने तुरंत एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया और ठीक इसके अगले दिन इसे 15% तक कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ जो हालिया ट्रेड डील हुई है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रंप ने कहा
कहा, भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे। वहीं ट्रंप का मानना है कि भारत ने पहले ही रूसी तेल कम खरीदने और अमेरिकी सामान खरीदने की सहमति दे दी है, इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दूं कि फरवरी की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली थी, जिसमें तय हुआ था कि भारत पर अमेरिका 25% की जगह 18% टैरिफ लगाएगा। वहीं भारत से उसने खुद पर 0 टैरिफ का करार कर लिया था। मोदी ने इसे देश की बड़ी जीत बताया था और एनडीए के सांसदों ने बाकायदा फूल माला के साथ इस बात पर मोदी का स्वागत किया था। लेकिन कांग्रेस ने तब भी देश को बताया था कि असल में मोदी ने देश को जीत नहीं दिलाई बल्कि हार की तरफ धकेला है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और दूसरी तरफ हम पर 5 साल तक $500 बिलियन का सामान खरीदने की जबरदस्ती भी थोप दी गई है। वहीं रूस के मामले में भी मोदी सरकार को अमेरिका निर्देश दे रहा है। शुक्रवार को ही अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे। इन्हीं सब बातों के कारण राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में मोदी की स्थिति कमजोर हुई है। दरअसल इस ट्रेड डील में इतने पेच हैं जिन्हें मोदी सरकार छिपाए जा रही है। जैसे मोदी सरकार को पता था कि ट्रंप के टैरिफ लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसने फैसला आने का इंतजार नहीं किया और वो सारी शर्तें पूरी कर दी जिनसे ट्रंप को फायदा हो। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय यानी अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले के बाद अब अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को स्थगित कर दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 टूक कहना चाहिए कि अमेरिकी पक्ष से स्पष्टीकरण आने तक भारत की तरफ से आयात उदारीकरण नहीं होगा। जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री और सरकार को दिसंबर से जानकारी थी कि इस मामले में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने वाला है और हो सकता है कि निर्णय, ये जो फैसला है, वो ट्रंप के खिलाफ हो सकता है। फिर ट्रंप पर दबाव क्यों डाला गया कि समझौते की घोषणा की जाए? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि बिना सिर पैर वाली विदेश नीति या एक तरफा समर्पण, जिस ट्रैप डील ने भारत से भारी रियायतें ली, मोदी सरकार ने उसमें फंसने से पहले शुल्क पर अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्ता से समझौता करने के लिए उन पर किसने दबाव डाला। क्या ये एप्स्टीन फाइलें थी? उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत सरकार अपनी गहरी नींद से जागेगी और एक निष्पक्ष व्यापार समझौता करेगी जो 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के आत्मसम्मान और हमारे किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगा? खड़गे जी ने तो सवाल उठाए हैं दोस्तों, वो सवाल बहुत वाजिब हैं। मोदी से वही सवाल राहुल गांधी लोकसभा में पूछना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया, बल्कि उनके खिलाफ बेतुके आरोप लगाकर सांसदी खत्म करने का नोटिस भी दिलवाया गया। यह सब इसलिए है ताकि मोदी की राजनीतिक रणनीति है वो बेधड़क चले। नेहरू के साथ साथ राहुल का सामना करना मोदी के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। 2004 से बीजेपी राहुल गांधी के पीछे लगी हुई है कि किसी तरह वो सियासी मैदान छोड़ दें ताकि उसकी चुनौतियां कम हो सकें। उस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, लेकिन निगाहें दिल्ली की सत्ता पर बनी हुई थी। इसके लिए उद्योगपतियों ने मोदी को अपने कंधे पर उठाया ताकि बाद में मोदी के कंधों का इस्तेमाल वो कर सकें, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह इस्तेमाल करना मुश्किल था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि उन्हें उद्योगपतियों से कोई बैर नहीं है, लेकिन केवल 1-2 लोगों को जिस तरह पक्षपाती तरीके से आगे बढ़ाया गया है और देश के सारे संसाधन उन्हीं के हवाले किए जा रहे हैं, उस पर आपत्ति है। राहुल की यही साफगोई बहुत से लोगों को खटकती है। मीडिया का मालिकाना हक भी अब अधिकतर इन्हीं उद्योगपतियों के हाथों में है और इनके मंच से पत्रकार वही बात कहते हैं जो मालिकों को अच्छी लगे, जो मोदी को अच्छी लगे। इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ लगातार प्रचार किया गया। राहुल गांधी को अपमानजनक तरीकों से बुलाया गया, उनकी छवि खराब करने के लिए 100 तरह के झूठ फैलाए गए, गांधी परिवार को लेकर तमाम तरह की मनगढ़ंत बातें कही गई, लेकिन इसमें से एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो अब राहुल गांधी को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। और यह बात किसी ट्रोल आर्मी के व्यक्ति ने नहीं कही है, बल्कि सीधे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कही है। इतना गंभीर आरोप लगाने के बाद भी राहुल गांधी डटे रहे तो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई। राहुल फिर भी अविचलित रहे तो अब एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को भी राहुल गांधी की ही साजिश बताया गया है।
तमाम मंचों से राहुल गांधी को लानतें भेजी जा रही हैं कि उन्होंने देश की छवि खराब करने के लिए मोदी का विरोध करवाया है। लेकिन ऐसा कहने वाले बीजेपी और मीडिया के लोग भूल गए कि जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तब वो भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था और उसमें बीजेपी ने तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। दरअसल एआई इंपैक्ट समिट के जरिए मोदी ने उम्मीद बांध रखी थी कि बीते दिनों एप्स्टीन फाइल्स के जो खुलासे हुए हैं और जिसमें बार बार हरदीप पुरी का नाम आया है, कम से कम उससे लोगों का ध्यान हटेगा। लेकिन इसमें भी मोदी फंस गए, क्योंकि पहले तो बिल गेट्स को की नोट स्पीकर बनाया गया, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के कारण बिल गेट्स को अतिथि और मुख्य वक्ता बनाने पर सवाल उठे तो आईटी मंत्रालय ने बिल गेट्स का नाम हटा लिया। लेकिन गेट्स फाउंडेशन ने बयान दिया कि बिल गेट्स तो पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ही भाषण देंगे। इसमें सरकार की बहुत किरकिरी हुई कि आखिर इतने बड़े आयोजन में ऐसा लापरवाह रवैया कैसे अपनाया गया है। खैर, बाद में बिल गेट्स ने खुद अपने पैर पीछे खींच लिए और भाषण देने नहीं आए। मगर इसी दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के बनाए रोबो डॉग को अपना बताने की जो चालाकी दिखाई, उसे फौरन पकड़ लिया गया। विदेशी मीडिया में भी इसका मजाक बना तो सरकार ने गलगोटिया वालों को भी पैवेलियन से विदा किया। हालांकि वहां भी गलगोटिया वाले पहले कहते रहे कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और इवेंट का पूरा तमाशा बनाकर ही वो वहां से गए। इससे पहले समिट के पहले दिन ही मोदी की रील बनाने के कारण 6 घंटे तक पूरे भारत मंडपम को खाली करवाया गया। जिन लोगों ने पैसे देकर स्टॉल बुक किए थे उन्हें भी वहां से हटाया गया। लोगों को बिना लैपटॉप और मोबाइल के एआई समिट में आने को कहा गया और खाने पीने के लिए भी कैश ही लिया जा रहा था। यहां मोदी का डिजिटल इकोनॉमी कहीं नजर नहीं आई उनकी। जी हां, मोदी जी जो डिजिटल इकोनॉमी को यहां पर प्रचारित करते रहे हैं अभी पिछले 8-10 साल से, वो यहां नजर नहीं आई। इस सब में देश की भारी बेइज्जती विदेशी मीडिया में नजर आई। मगर बीजेपी को लगता है कि देश की छवि बिगाड़ने का काम केवल कांग्रेस ही करती है। एआई समिट के आखिरी दिन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने टी शर्ट उतारकर मोदी सरकार का विरोध किया। कार्यकर्ताओं की टी शर्ट पर लिखा था मोदी इज कंप्रोमाइज्ड। यह वही वाक्य है जो राहुल गांधी ने संसद में इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है मोदी पर ग्रिप बनाकर चोक लगाकर उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर किया गया है। राहुल ने जो सच्चाई बताई वो दुनिया को पहले से ही पता है, बस यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे और मुखर होकर बयां कर दिया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस विरोध का जो कारण बताया है उसे जरा सुन लीजिए। विदेशी मेहमान आए वहां पर इस तरीके की बात। इससे पहले जो पहला सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ कि आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहां तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। लेकिन आप मानते हैं ये कि कोई और तरीका भी हो सकता था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ग्लोबल लीडर्स आए हुए हैं, वहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में नारे लगाना कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये इस तरीके से क्या इन चीज़ों को आप सही ठहराते हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से या कोई भी संकट देश पे आया तो एक डायवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं, डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के साथी जो है उनका प्राइमरी ये काम है, जो देश के युवाओं के इश्यूज हैं उससे हम जो ध्यान है वो भारत की सरकार जो बीजेपी की उस पर लाना चाहते हैं। अब इवेंट करके भाग नहीं सकते। आज का मुद्दा बेरोजगारी है, आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया और क्यों दिया है, क्या कारण है, आज के मुद्दे ये हैं।
आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। युवा कांग्रेस के नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया ही, लेकिन उसी में मोदी इतने डर गए कि अब पूरे देश में इस बात का बवाल मचाने के लिए बीजेपी के लोग उतर आए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेसियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब मणिपुर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा था, तब क्या मोदी ने देश की बदनामी नहीं करवाई? जब बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा गया और उनके माथे पर तिलक लगाया गया, तब देश की बदनामी नहीं हुई? साल भर तक किसान सड़कों पर रहे, बेरोजगारों को बार बार नौकरी की मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, हमारे सैनिकों का तमाशा बनाया जाता है, सांसदों को संसद से बाहर किया जाता है, जिन नेहरू और गांधी का नाम पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता है, लोग, बीजेपी के लोग उन्हें बार बार अपमानित करते हैं। क्या तब मोदी के कारण देश का नाम बदनाम नहीं होता है? असल में मोदी अपनी साख बचाने के लिए देश के अपमान और बदनामी का मुद्दा आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है और यह पूरे देश में दिखने लगा है। खैर, शायर परवीन उम्मे मुश्ताक ने ठीक ही फरमाया है कि जाहिद संभल गुरूर खुदा को नहीं पसंद, जाहिद संभल गुरूर खुदा को नहीं पसंद, फर्शे जमी पे पांव दिमाग आसमान पर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।